Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 2nd of January 2021. 2 जनवरी 2021 का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम, करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज. एंड इस बार की रिवीजन सीरीज बहुत ज़्यादा ग्रैंड टाइप से रहेगी. आपको बता दूं मैं कि पहले तो हम पूरा एक से 1.5 साल तक का करंट अफेयर्स पूरा रिवाइज करेंगे. जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो हम जूम सेशंस रख के एक साथ कोशिश करेंगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करें अपन, है ना. उसमें जूम सेशन में मैं आपके साथ लाइव क्लासेस भी कर लूँगा कुछ. एंड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कम से कम 100 से 200 भी आपको अपने लेवल पे करवा दूंगा. तो ये जो रिवीजन सीरीज रहेगी अब जनवरी से जब ये स्टार्ट होगी, तो पिछली बार ये 2 महीने की थी, इस बार हमने जनवरी से लेकर के पूरा मई तक का रखा है ना. कल कई लोग पूछ रहे थे कि जिन्होंने पिछली बार रिवीजन प्लान लिया था क्या नया लेना पड़ेगा. तो ऑब्वियस सी बात है, आपको नया प्लान लेना पड़ेगा. अगर आपने आईफोन 11 लिया है तो अगर आप आईफोन 12 आता है तो क्या आप 12 अलग से खरीदते हो ना. ये थोड़ी बोलते हो कि आईफोन 11 लिया था सर. तो दैट इज द थिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल यू. तो डाउट मत रखना, क्लासेस सारी मैं ही लूंगा. जैसे कल कुछ लोग पूछ रहे थे क्लासेस कौन लेगा, तो क्लासेस विल बी टेकन बाय मी ओनली. मैं क्लासेस लूंगा, जूम सेशंस अपन रखेंगे. एंड देखते हैं इस बार की सीरीज में और अच्छा करने की कोशिश करते हैं. जो चीज़ें स्टैटिक की भी कुछ अगर हो पाएंगी, करंट से रिलेटेड जितनी भी पार्ट रहेगा, पूरा स्टैटिक नहीं कर सकते अपन, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो भी करंट से रिलेटेड स्टैटिक रहेगा ऑब्वियसली वो मैं जरूर आपको कराने की कोशिश करूंगा. सो इफ यू वांट टू जॉइन द रिवीजन सीरीज, यू कैन जॉइन फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो, है ना. आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहला सवाल है, व्हाट इज मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन. व्हाट इज मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन. अब इसके ऑप्शन से पहला, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. दूसरा, इंडिपेंडेंट यूएस फॉरेन असिस्टेंस एजेंसी. अ मल्टीनेशनल एफर्ट फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन. या डी, अ प्राइवेट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन टू अचीव पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स. तो मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन क्या है, इसका करेक्ट आंसर बता दूं आपको, ये इंडिपेंडेंट यूएस फॉरेन असिस्टेंस एजेंसी है. याद रखिएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सेकंड क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं. पहला स्टेटमेंट है, इट इज कंपाइल्ड बाय द लेबर ब्यूरो. इट इज कंपाइल्ड बाय द लेबर ब्यूरो. दूसरा स्टेटमेंट है, द बेस ईयर फॉर द सीपीआई आईडब्ल्यू हैज बीन अपडेटेड टू द ईयर 2016. तो जो बेस ईयर है सीपीआई आईडब्ल्यू का, वो अपडेट कर दिया गया है 2016 के लिए. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट आंसर्स, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. क्वेश्चन नंबर 3 इज, What is the utility of the e-धरती जियो पोर्टल. e-धरती जियो पोर्टल का क्या रेलिवेंस है या क्या यूटिलिटी आपको बताना है. ऑप्शंस आर, वेदर बेस्ड मैपिंग ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द कंट्री, नाविक सैटेलाइट सिस्टम्स ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्रॉप वाइज जियोग्राफिक मैपिंग ऑफ द कंट्री, या जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड मैपिंग ऑफ गवर्नमेंटल प्रॉपर्टीज. तो ई धरती जियो पोर्टल क्या काम करता है. तो प्लीज डू टेल मी द आंसर्स. आप अटेम्प्ट करिएगा एंड मुझे आंसर्स बताइएगा इन क्वेश्चंस के. आगे मूव करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स जिनके बारे में डिस्कशन करना जरूरी है. कुछ फैक्ट वाइज न्यूज आइटम भी रहेंगे. तो आप में से कोई अगर कभी वनडे एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हो तो उनके लिए भी कुछ थोड़े थोड़े फैक्ट्स अब मैं ऐड करूंगा, है ना. उसको अपन छोड़ेंगे नहीं. सॉरी, पहली जो न्यूज है वो है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनॉग्रेट्स वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020. तो वर्चुअल एग्री हैकाथॉन, एग्रीकल्चर रिलेटेड हैकाथॉन. अब देखो हैकाथॉन क्या होता है एक्चुअली, इसमें जो भी चैलेंजेस रहते हैं किसी, जैसे एग्रीकल्चर हैकाथॉन है तो मतलब एग्रीकल्चर के जो चैलेंजेस हैं, जो उनसे रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के मैकेनाइजेशन के लिए, फूड टेक्नोलॉजी के लिए, सप्लाई चेन के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए, वेस्ट टू वेल्थ के लिए ये चैलेंजेस के सॉल्यूशन ढूंढे जाते हैं. ठीक है ना. तो किसी भी चीज का जो हैकाथॉन होता है वो उसका हैक होता है बेसिकली मतलब उसके जो चैलेंजेस है उनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली ये हैक्स होते हैं जो हैकाथॉन के थ्रू फाइंड किए जाते हैं. ठीक है ना. तो एग्रीकल्चर हैकाथॉन है जो कि किया जा रहा है फॉर फार्म मैकेनाइजेशन, फूड टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, ग्रीन एनर्जी एंड वेस्ट टू वेल्थ.
सेकेंड जो न्यूज़ है बेसिकली वो है चाइना कंप्लीट्स रेलवे लाइन इन तिब्बत। तो चाइना ने रेलवे लाइन कंप्लीट कर ली तिब्बत में। तो क्या है, व्हाट इज दिस? चाइना हैज कंप्लीटेड द ट्रैक लेइंग वर्क ऑफ द रेलवे लाइंस लिंकिंग सिटीज ऑफ लासा एंड निंगची इन तिब्बत। तो याद रखिएगा सिटीज जो है तिब्बत की वो लासा और निंगची है। तो निंगची और लासा जो है बेसिकली उनको जोड़ने के लिए ये रेलवे लाइन का ट्रैक जो है वो बिछा दिया गया है एंड बेसिकली दिस इज डन बाय द चाइनीज। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कहां लिखेंगे? जैसे आप कोई भी मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो मेंस का आंसर राइटिंग में आप दिखाओगे कि चाइनीज कितने क्लोज आ गए हैं। एक्चुअली जो लासा और निंगची की जो सिटीज हैं जो कि क्लोजली एसोसिएटेड है, दे आर वेरी क्लोज टू द इंडियन बॉर्डर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से बहुत ज्यादा करीब में है, ठीक है ना। सो दैट इज द रीजन वाई ये आपका रेलवे लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग वाला रीजन है उसको ऑलरेडी तवांग वाले रीजन को चाइनीज बोलते हैं कि ये उनका रीजन है, क्योंकि तवांग में एक मोनेस्ट्री है जिसको वो तिब्बत का पार्ट मानते हैं। और ये निंगची लासा वाला जो एरिया है ये बहुत क्लोज है बॉर्डर के, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद। अगली जो न्यूज है वो है माइकल कोंडो, ही वॉज अ फॉर्मर हॉकी प्लेयर हु हैज डाइड। तो इसको याद रखिएगा, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। माइकल कोंडो कौन थे? तो माइकल कोंडो वॉज अ फॉर्मर हॉकी प्लेयर हु डाइड रिसेंटली एंड ही वॉज अ मेंबर ऑफ इंडियन हॉकी टीम दैट वॉन द गोल्ड इन द 1975 वर्ल्ड कप। तो 1975 वर्ल्ड कप में जब गोल्ड मिला था इंडियन हॉकी टीम को, उस टीम में वो थे एंड ही वॉज अ मेंबर ऑफ द हॉकी टीम। माइकल कोंडो, ही वॉज अ हॉकी प्लेयर, याद रखिएगा, इंडियन हॉकी प्लेयर। ऑब्वियस सी बात है, माइकल कोंडो नाम इसीलिए मैं बताया क्योंकि इंडियन हॉकी प्लेयर थे। अगला है व्हाट इज दिस इनकॉइस। इनकॉइस न्यूज में था, न्यूज में रहता भी अभी, जैसे मैंने डिजिटल ओशियन आपको बताया था 3-4 दिन पहले, डिजिटल ओशियन है ना, ओशियन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन का डिजिटाइजेशन होगा, तो वो जो था वो इनकॉइस नहीं किया था, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अब देखो क्या है बेसिकली ये, इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आती है। लोकेटेड इन हैदराबाद, एस्टेब्लिश्ड इन 1999, 1999 में बना था, लोकेटेड है हैदराबाद में। इट इज अ यूनिट ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ESSO का ये पार्ट है। ESSO क्या है? अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन न्यू दिल्ली। ESSO operates as an executive arm of the Ministry of Earth Sciences. Ministry of Earth Sciences की executive arm है क्या? अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ESSO, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इनकॉइस आपका उसी का पार्ट है। इनकॉइस का मैंने बताया इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, 1999 में स्टैब्लिश हुआ था, हैदराबाद में है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री पूछ सकता है इसका, इसलिए इसको याद रखना, ठीक है ना। अब इसने बहुत सारी चीजें बनाई हैं इनकॉइस ने, जैसे कि पोटेंशियल फिशिंग जोन्स एडवाइजरीज, ओशियन स्टेट फोरकास्ट, यहाँ सबको इन्फॉर्मेशन जाता है। हाई वेव्स अलर्ट, सुनामी अर्ली वार्निंग्स, स्टॉर्म सर्जेस, ऑयल स्पिल एडवाइजरीज, ये सब रिलीज करने का काम जो है इनकॉइस का ही है। एंड इट हैज बीन सर्विंग एज नेशनल आर्गो डेटा सेंटर एंड रीजनल आर्गो डेटा सेंटर फॉर द इंटरनेशनल आर्गो प्रोग्राम। तो इंटरनेशनल आर्गो प्रोग्राम जो है उसका ये नेशनल आर्गो डेटा सेंटर भी है और रीजनल आर्गो डेटा सेंटर भी है, याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल आर्गो प्रोग्राम का ये रीजनल और आपका नेशनल आर्गो डेटा सेंटर भी है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इनकॉइस के बारे में हो गया। अगला है रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर हैज फ्लैग्ड ऑफ 100th किसान रेल, 100वीं किसान रेल प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली फ्लैग ऑफ की थी फ्रॉम संगोला विच इज इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र टू शालीमार विच इज इन वेस्ट बंगाल। तो याद रखिएगा संगोला जो कि आपका सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है और वहां से शालीमार तक जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो वहां पर बेसिकली ये आपके 100th किसान रेल जो था वो उसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया, ठीक है ना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये हो गया। नाउ गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड करोड्स ऑफ रुपीज इन मॉडर्नाइजिंग द कंट्री सप्लाई चेन। अब बेसिकली इसको किया क्यों जा रहा है, क्योंकि ये जो आपकी सप्लाई चेन है, बेसिकली सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। एंड अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये आर्गो प्रोग्राम क्या है, तो आर्गो बेसिकली ओशियनोग्राफी से रिलेटेड प्रोग्राम है जिसमें ओशियन की टेम्परेचर, सैलिनिटी, करंट्स और उसके डेटा को मैनेज किया जाता है, ओशियन हीट कंटेंट को मैनेज किया जाता है ना। तो इसीलिए इंटरनेशनल आर्गो जो प्रोग्राम है वो ओशियनोग्राफी से रिलेटेड है, ओशियनोग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। तो अपन ने सारी चीजें देख ली, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज। अब आगे मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ।
एक्सपर्ट पैनल गिव्स गो हेड फॉर कोविशील्ड। तो एक्सपर्ट पैनल जो था उसने गो हेड दे दिया है कोविशील्ड के लिए, विच इज द वैक्सीन कैंडिडेट फ्रॉम द पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो कोविशील्ड जो थी वो वैक्सीन कैंडिडेट थी फ्रॉम द पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूवल दे दिया है। Now, Bharat Biotech has been asked to furnish more data demonstrating the efficacy of Covaxin। अब जो दूसरी से वो है आपकी कोवैक्सिन। देखो एक तो कोविशील्ड होगी जो एस्ट्राजेनेका और आपका ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ थी, है ना, ये ऑक्सफोर्ड वाली थी कोविशील्ड, और दूसरी थी कोवैक्सिन। कोवैक्सिन जो थी वो आपकी वो भारत बायोटेक, एक तो हैदराबाद बेस्ड जो इंस्टीट्यूट है भारत बायोटेक वो हो गया, और दूसरा आपका उसके साथ आपका क्या था ये अपना भारत बायोटेक के साथ आईसीएमआर था, है ना। तो इसके लिए जो था उसको बोलते हैं कोवैक्सिन, ठीक है ना, भारत बायोटेक विच इज हैदराबाद बेस्ड। तो इनसे बोला गया है कि आप और डेटा फर्निश करिए। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कोविशील्ड इज इक्विवेलेंट बट नॉट एग्जैक्टली द सेम टू द वैक्सीन डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका। तो ये इक्विवेलेंट है लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं है। Then Pune-based Serum Institute of India is testing the vaccine's efficacy in a double-blinded placebo-controlled trial in 1600 volunteers in India। तो Serum Institute of India जो है वैक्सीन की एफिकेसी टेस्ट कर रहे हैं ना double-blinded placebo-controlled trial, है ना, ये भी आप याद रख सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है कोविशील्ड एंड यूके ने ऑलरेडी अप्रूवल दिया हुआ एस्ट्राजेनेका के लिए। एंड इंटरिम डेटा बेस्ड ऑन द ट्रायल्स ऑफ यूके एंड ब्राजील सजेस्ट दैट द वैक्सीन हैज प्रोटेक्टेड 70% ऑफ द वॉलंटियर्स फ्रॉम शोइंग द डिसीज सिम्टम्स। तो 70% की एफिकेसी लगभग आप इसकी बोल सकते हो। सर दैट्स अ गुड एफिकेसी परसेंटेज। अब देखो इसको स्टार्ट किया जाएगा, है ना, दैट इज द थिंग। आगे मूव करते हैं, मैंने कल ही आपको बता दिया था कि ये डेटा ऑलरेडी हेल्थ केयर वर्कर्स का और फ्रंट लाइन वर्कर्स का इकट्ठा हो चुका है या हो रहा है, एंड उसी से अब मतलब वैक्सीन जल्दी ही आपको मिल सकती है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। एडिटोरियल में आते हैं, वेरी वेरी गुड एडिटोरियल, मदन बी लोकूर द्वारा लिखा गया एडिटोरियल है। मदन बी लोकूर इज अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। He has written an article an ill-conceived, overbroad and vague ordinance। अब ये जो है ये ऑर्डिनेंस के ऊपर लिखा गया है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आर्टिकल 213, पहले तो आर्टिकल 123 आपको पता होगा जो सेंटर को पार्लियामेंट को बेसिकली पावर देता है ऑर्डिनेंस पास करने की, प्रेसिडेंट को पावर देता है, ठीक है ना। देन आर्टिकल 213 जो होता है वो आपके गवर्नर को पावर देता है, ठीक है ना। पहला क्या देता है प्रेसिडेंट को 123 123 प्रेसिडेंट को, एंड 213 जो है वो गवर्नर के लिए होता है। तो 213 बोलता है कि पावर है फॉर द ऑर्डिनेंस if at any time except when the legislative assembly of the state is in session or where there is a legislative council in the state, except when both houses of the legislature are in session, the governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him। तो मतलब क्या है कि जब एक या दोनों सेशन काम नहीं कर रहे हैं, एक या दोनों सेशन काम नहीं कर रहे हैं, जैसे एक सेशन वहां पे जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली बस है, दो वहां पर जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो जहां एक या दोनों नहीं काम कर रहे हैं और बहुत इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस हैं, एंड तीसरा गवर्नर, अगर ये गवर्नर को लगता भी है कि हाँ इमीडिएट है, मतलब तीन कंडीशन होगी, पहली तो वो सेशन में नहीं है, दूसरी कि एक अर्जेंसी आ गई है, और तीसरा वो अर्जेंसी गवर्नर के नज़रों में भी अर्जेंसी रहनी चाहिए, है ना। किसी और के नज़रों में तो ठीक है लेकिन गवर्नर की नज़रों में भी वो अर्जेंसी रहनी चाहिए कि हाँ भाई इसको अगर हमने लॉ नहीं बनाया तो काम बिगड़ जाएगा, तभी जाकर के आप ऑर्डिनेंस पास करेंगे। तो ये तीन कंडीशन हो गई, तीन प्री कंडीशन हो गई, वही चीज़ ऑथर ने लिखा है। अब ऑथर ने बोला कि भाई अब कोई स्टैब्लिश्ड ऐसा प्रोसीजर नहीं है ये डिटरमाइन करने का कि इमीडिएट एक्शन क्या है, मतलब जैसे मैंने बताया अर्जेंट एक्शन, इमीडिएट एक्शन। तो इमीडिएट एक्शन क्या होता है, जैसे अभी आया रिसेंट कमीशन आया एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस का, इसमें जस्टिफिकेशन आया 4 पेज का, भाई क्या है, क्यों इसको किया जा रहा है, ऐसी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ऑथर ने बोली है कि कई बार क्या होता है कि ऑर्डिनेंस, तो मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ,
कई बार क्या होता है, ऑर्डिनेंस तो पास हो जाते हैं लेकिन उसकी इतनी अर्जेंसी नहीं रहती। कई बार वो पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए जो पार्टी मेजॉरिटी में है या पावर में है वो कर देती है। अब इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल ऑथर यहाँ पे दे रहे हैं, ऑथर का ये कहना है कि देखो कोर्ट्स वैसे तो नहीं मांगती, कोर्ट्स वैसे तो रीजन नहीं मांगती हैं, ज़्यादातर इसमें इंटर नहीं करती हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये बोला हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, बट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड दैट एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टेंस लीडिंग टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर कैन बी इंक्वायर्ड इनटू। मतलब कि आपसे ये चीज पूछा जा सकता है कि आप कैसे सेटिस्फाई हुए कि हाँ भाई बिना ऑर्डिनेंस के काम नहीं चलेगा। तो दैट इज द थिंग विच सुप्रीम कोर्ट कैन आस्क इन सम एक्सेप्शनल कंडीशंस। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये चीज बोली हुई है कि अगर हम चाहें तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या ऐसी अर्जेंसी थी या क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि आप सेटिस्फाई हो गए कि बिना ऑर्डिनेंस के काम ही नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो ऑथर ने यह कहा कि जब बाद में पूछा जा सकता है तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब भी ऑर्डिनेंस पास हो तो उसका जस्टिफिकेशन या उसका रिक्वायरमेंट या उसके सेटिस्फैक्शन का जो रीजंस है वो गवर्नर या पहले ही पार्टी डिस्क्लोज करके रखे या जो असेंबली हो डिस्क्लोज करके रखे। अब वहाँ ऑथर ने बात की यूपी ऑर्डिनेंस की जो आया है उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस। तो ऑथर ने बोला इसको एंटी लव जिहाद ऑर्डिनेंस भी कहा जा रहा है, एंटी लव जिहाद ऑर्डिनेंस भी कहा जा रहा है। तो ऑथर ने सबसे पहले बोला इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं जैसे कि अनलॉफुल कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर बाय कोअर्शन, मिस रिप्रेजेंटेशन और ओनली बाय मैरिज। देखो इसमें लिखा क्या हुआ है, इसमें मतलब कि कोअर्शन के कारण अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है या मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण कोई कन्वर्ट हो रहा है या मैरिज के कारण कोई कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे में बेसिकली उनको पनिशमेंट का पावर ये ऑर्डिनेंस देता है। अब देखो सिंपल सी बात ऑथर ने कहा है कि सबसे पहले तो अगर हम ये इमेजिन करें कि क्या ऐसे सर्कमस्टेंस रहे होंगे जिनके लिए ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा या क्या ऐसी बात थी जो गवर्नर सेटिस्फाई हो गया, तो ऑथर ने कहा कि यहाँ पे देखो इंटरफेथ या ये तो चलो ठीक है, फ्रॉडुलेंट है कन्वर्जन तो ठीक है, लेकिन ये कन्वर्जन तो इक्का दुक्का या 10-15 होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या अगर होते भी हैं तो वो पुलिस का काम है कि इनको रोका जाए अगर फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण या इस तरीके से कोअर्शन के कारण कोई कर रहा है। बट व्हाट इज दिस कन्वर्जन बाय मैरिज, ऑथर ने पूछा है कि व्हाट इज दिस कन्वर्जन बाय मैरिज, ये कैसा सिस्टम है। तो ऑथर वही कह रहा है कि हम ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन सा मतलब तरीका है कि इसमें इतनी अर्जेंसी थी कि ये पुलिस भी नहीं हैंडल कर पा रहा था और आपको इतना बड़ा एक लॉ बनाना पड़ गया। तो ऑथर ने कहा ये काम जो था ये पुलिस का एक्चुअली में काम है, अगर इस तरह से फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन हो रहे हैं इसके लिए एक ऑर्डिनेंस लाने की, एक लॉ बनाने की जरूरत नहीं थी जिसको एंटी लव जिहाद ऑर्डिनेंस बोलते हैं। फिर इसके बाद ऑथर ने एक और चीज बोली कि सेक्शन 3 प्रोहिबिट्स कन्वर्जन और अटेम्प्ट टू कन्वर्ट एनी पर्सन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर बाय कोअर्शन, फ्रॉड और बाय मैरिज। तो ऑथर ने कहा कोअर्शन और फ्रॉड तक तो ठीक है, बट व्हाट इज दिस कन्वर्जन बाय मैरिज, जो मैंने पहले आपसे पूछा है कि व्हाट इज दिस कन्वर्जन बाय मैरिज। ऑथर ने कहा कि नोबडी गेट्स कन्वर्टेड इन अ मैरिज। अगर आप एक हिंदू एक मुस्लिम से शादी करे अगर, तो इसमें कन्वर्ट कौन हो रहा है, या फिर एक हिंदू और एक क्रिश्चियन से शादी करे तो कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा ना। कन्वर्जन तो बाद में उसके बाद अगर उसको लग रहा है तो कन्वर्ट हो सकता है, अदरवाइज वो ना चाहे तो कन्वर्ट ना भी हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल टीना डाबी अथर आमिर अली, इन दोनों ने शादी की लेकिन क्या कोई कन्वर्ट हुआ, नहीं कन्वर्ट तो नहीं हुआ था, है ना। तो ऑथर ने बोला कि बाय मैरिज नोबडी गेट्स कन्वर्टेड ऑन इट्स ओन, उसके बाद अगर उस व्यक्ति को मन है तो कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। अब ऑथर ने बोला सेक्शन 7 क्या बोलता है, इट प्रोवाइड्स दैट अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन, कि कोई अगर कन्वर्ट होना चाहता है, इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है तो एक पुलिस ऑफिसर जो रहेगा वो क्या कर सकता है, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के अरेस्ट कर सकता है उस व्यक्ति को इस बिना पे कि वो कन्वर्जन जो है वो फ्रॉड, रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन या किसी फ्रीबी या किसी एल्योरमेंट के थ्रू किया जा रहा है। अब ऑथर ने बोला भाई ये तो बहुत अजीब चीज़ है, कल को आप किसी होटल में बैठे हो, एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की के साथ या एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ बैठी हुई है, कोई भी ऐसा केस हो रहा है XYZ, तो आप देखो वो कोई भी जो लड़का होगा वो बोलेगा भाई मैं तुमको पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, मैं तुमको कल को मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा या ये करूँगा, मुझसे शादी कर लो। तो आप क्या बोलोगे कि वो व्यक्ति उससे प्यार करता था और कह रहा था कि वो खाना बनाएगा, पिज़्ज़ा खिलाएगा, तो उसने
उसने शादी के लिए हाँ कर दिया, ये एल्योरमेंट है। तो ऑथर ने वही बोला कि व्हाट यू विल से, कि उसने पिज्जा खिला करके या पिज्जा दिखा करके शादी कर ली उस व्यक्ति से, ये उसको कन्वर्ट कर लिया। सो वही चीज ऑथर ने बोला। देखो यहाँ पे ऑथर कह भी रहे हैं कि शॉटगन वेडिंग्स वर ऑलवेज एन ऑफेंस बट नाउ इवन पिज्जा इंड्यूस्ड वेडिंग्स आर एन ऑफेंस। मतलब भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई किसी दो व्यक्ति में प्यार हो रहा है तो कुछ चीजें ये सब करेंगे, वो ये सब चीजें होंगी। तो क्या आप इसके बिना पर किसी को अरेस्ट कर सकते हो, है ना, कि भाई तुम क्यों इसको एल्योर कर रहे हो। तीसरी चीज कि कन्वर्ट होने के लिए आपको डीएम को अप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा, डीएम 2 महीने की एडवांस में आपको देना पड़ेगा, फिर आपको सेक्शन 8 के अंतर्गत डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, फिर डीएम उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर को बोलेगा कि जाओ चेक करके आओ कि ये जो कन्वर्जन है क्या ये वाकई में कन्वर्ट होना चाहते हैं या फिर इसमें भी वही है कि पिज्जा या ये सब कुछ खिला करके किया जा रहा है। तो दैट इज द थिंग विच वॉज हेयर ऑल्सो। अब ऑथर ने ये भी चीज बोली कि यहाँ पे ऐसा क्यों है कि पुलिस ऑफिसर डिटरमाइन कर रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति क्यों डिटरमाइन करेगा कि आप वाकई में कन्वर्ट होना चाहते हो नहीं। आपके मन की बात, आपके कंसाइंस की बात, आपके इंटरनल थॉट की बात कोई दूसरा व्यक्ति कैसे जानेगा। तो हाउ कैन यू चेक दैट वाया दिस वे, इस तरीके से आप कैसे चेक कर सकते हो। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज। अब ऑथर ने कहा कि मतलब अगर मान लो एज्यूमिंग दैट कन्वर्जन इज नॉट ऑब्जेक्टेड, अगर मान लो कन्वर्जन ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा है तो भी डीएम मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाय द कन्वर्टेड थ्रू अ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 9। The DM is expected to exhibit the declaration on the notice board। अब वो नोटिस बोर्ड में भी उस डिक्लेरेशन को दिखाएगा, है ना। मतलब कि एक तो ठीक है ये सब हुआ, फिर उसके बाद प्राइवेसी का भी हनन इस तरीके से भी किया जाएगा कि वो डिक्लेरेशन में अलग से दिखाया जाएगा। तो दैट इज द थिंग विच आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन दिस ऑर्डिनेंस, जो कि ऑथर ने बोली है। वेरी वेरी गुड आर्टिकल रिटन बाय मदन बी लोकुर, ये काफी अच्छा आर्टिकल था, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। यहाँ पे लिखा है देखो, When a sacred river offers a shelter, livelihood to 4 families। यहाँ पे शबरी रिवर का नाम दिया है, तो मैं थोड़ा शबरी के बारे में आपको बता देता हूँ। शबरी रिवर बेसिकली इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि शबरी रिवर कौन से उसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आप याद रखिएगा कि गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स इन ओडिशा। तो याद रखिएगा जो शबरी रिवर है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द Eastern Ghats which is in Odisha state from the Sinkaram Hill Ranges। Sinkaram Hill Ranges से ये ओरिजिनेट होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज कोलाब रिवर इन उड़ीसा, इसको कोलाब रिवर भी बोलते हैं, उड़ीसा में कोलाब रिवर भी इसको कहा जाता है। तो दैट इज अनदर फैक्ट विच यू कैन रिमेंबर। शबरी रिवर के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। प्राइम मिनिस्टर अनवील्स प्रोजेक्ट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन फॉर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स इन 6 cities एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, यानी GHTC इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत ये किया है। GHTC इंडिया इनिशिएटिव अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया इनिशिएटिव GHTC। अब इसमें बेसिकली एम क्या है, 1000 घर बनाने हैं। कहाँ कहाँ पे, 6 सिटीज़ कौन कौन सी, इंदौर मध्य प्रदेश में, राजकोट गुजरात में, चेन्नई तमिलनाडु में, रांची झारखंड में, अगरतला त्रिपुरा में एंड लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। 12 महीनों के अंदर इन सिटीज़ के अंदर लगभग 1000 घरों का निर्माण करना है GHTC, ठीक है ना। अब इसमें मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस का यूज किया जाएगा फ्रॉम फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इन सबको अडॉप्ट करते हुए बनाया जाएगा। GHTC क्या है बेसिकली, इट प्रोवाइडेड द स्कोप फॉर इंक्यूबेटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इनोवेशन। तो हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में बेसिकली मैंने बताया ना, जहां पे भी चैलेंज आ जाए जैसे GHTC के अंदर लिखा ना ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, मतलब हाउसिंग के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कैसे, हाउसिंग के जो चैलेंजेस है उनको दूर करने के लिए किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, उसके ऊपर ये बेसिकली रहता है, ठीक है ना। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस जर्मनी, फ्रांस, कनाडा की यूज होगी। जैसे लिखा प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम विल बी यूज्ड इन इंदौर। इन चेन्नई प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम विल बी यूज्ड फॉर फास्टर एंड चीपर कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे देखो अलग अलग टेक्नोलॉजी, प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल। अगर आपसे कोई पूछे कि प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल और प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम ये क्या है, किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन की ये मॉडर्न टेक्निक्स है जो कि फ्रांस, जर्मनी ऐसी कंट्रीज से लिया जा रहा है। इंडिया सीक्स एक्शन फॉर अटैक ऑन पाक टेम्पल। तो यहाँ पाकिस्तान में जो टेम्पल्स हैं उसमें अटैक हो रहा है। यहाँ पे कराक एक सिटी है, वहाँ पे कराक हिंदू टेम्पल पे अटैक किया गया इन द खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसमें अटैक किया गया, ठीक है ना। एंड स्ट्रिक्ट एक्शंस के लिए इंडिया ने बोला है कि भैया आप स्ट्रिक्ट एक्शंस लो, है ना।
दैट इज द थिंग। इंडिया अर्जेस चाइना टू हेल्प स्ट्रैंडेड सेलर्स। अब यहाँ पे इंडिया ने अर्ज किया है चाइना को टू प्रोवाइड अर्जेंट असिस्टेंस टू 39 क्रू मेंबर्स ऑफ द स्ट्रैंडेड कार्गो वेसल। इस कुछ स्ट्रैंडेड कार्गो वेसल से उनके नाम याद रखेगा, MV जग आनंद और MV अनस्तासिया। MV जग आनंद और MV एनास्टासिया। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज दिस MV जग आनंद और MV एनास्टासिया, तो दे आर द स्ट्रैंडेड कार्गो वेसल्स जहां पे हमारे 39 क्रू मेंबर्स फंसे हुए हैं। दोनों जो शिप्स हैं वो कहाँ फंसे हुए हैं? इन द जिंगतांग एंड कोफिडियन पोर्ट्स। याद रखिएगा, जिंगतांग और आपका कॉफिडियन पोर्ट्स में फंसे हुए हैं MV जगानंद और MV अनस्तासिया। तो चाइना से हमने बोला है कि भाई उनको स्ट्रैंडेड जो सेलर्स हैं उनको हमारे बचाइए, उनको निकाल के लाइए। इन 2020 द राज्यसभा सॉ लोएस्ट नंबर ऑफ सिटिंग्स एवर। तो ऑब्वियस सी बात है, कोविड-19 के कारण बहुत कम सिटिंग्स हो पाई और 3 ही बार ऐसा हुआ है बेसिकली इसके पहले जब 50 से कम हुई हो आपकी विजिट्स राज्यसभा में मीटिंग्स। यानी कि एक तो 48 हुई थी 1999 में एंड 46 हुई थी 2004 में और 2008 में। तो इस अभी के बाद 2020 के बाद ये 3 बार ही और हुआ, मतलब टोटल 4 बार हो गया। 48 हुई थी 1999 में, 46 हुई थी 2004 में, 46 हुई थी 2008 में भी, और इस बार तो और भी कम हुआ है। कितना हुआ है अगर आप देखो तो यहाँ लगभग 33 डेज में ख़त्म हो गया। सैट फॉर जस्ट 33 डेज, है ना, तो केवल 33 दिन ही बैठ पाए। तो ये तो बहुत ही कम था, आज तक का सबसे कम था। लेकिन प्रोडक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। ऑब्वियस बात है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, काफ़ी ज़्यादा उसके पास मैंडेट है, तो दे कैन ईजिली पास द बिल्स एंड लॉज, इसलिए प्रोडक्टिविटी ज़्यादा असर नहीं पड़ा। RBI's डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स अनवील्ड। अब RBI ने कंस्ट्रक्ट किया है कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स DPI। अगर आपसे कोई पूछे कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसने बनाया है, तो ये बनाया है RBI ने टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। तो कंट्री में कितना डिजिटाइजेशन हुआ है उसको कैप्चर करने के लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बनाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो इन सारी न्यूज़ आइटम्स को याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड आपको समझ में आ रहा होगा। एंड सारी न्यूज़पेपर एनालिसिस को हम काफ़ी ढंग से करते हैं, सारी चीज़ें हम कवर करते हैं, कैप्चर करते हैं। ऐसे ही हमने कुछ रिवीजन सीरीज में भी प्लान किया है, तो आई होप यू विल बी पार्ट ऑफ दैट एंड काफ़ी अच्छे से आपको उसमें सीखने को मिलेगा। दैट इज इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।